अच्छा जनाब, हमारे जो हैं ट्रूडो साहब, वो आपको पता ही है कि UNGA की न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो शुरू हो चुकी है, जो मीटिंग है उनका समिट जो है वो शुरू हो रहा है। तो हमारे जो ट्रूडो साहब हैं वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होने वाला है ना कि वहाँ पे एक ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB और मलेरिया जो है वो भी, उसके ऊपर भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक डिस्कशन होएगी। तो उसके अंदर कनाडा जो है उसने कहा था, एक दफ़ा प्लेज किया था $4 बिलियन, जो कि उसने 2002 से लेके अब तक जो है वो दिए हैं कनाडा ने, ठीक है, इसके लिए। लेकिन अब जो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये 2002 से लेके अब तक आपने $4 बिलियन दिए हैं, तो ट्रूडो साहब अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आप जो है हर साल या हर दूसरे साल या एवरी 3 इयर्स जब ये ऑर्गेनाइजेशन मिलती है तो एवरी 3 इयर्स $1.2 बिलियन आप जो है कमिट किया करें। अच्छा जी, हाँ, यानी कि ये 20-20 साल में 4 बिलियन नहीं देने आपने, हर तीसरे साल में देने हैं। तो ये इसके लिए वो कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे जो एलिस लेगॉ है, पैसे कहाँ से आएंगे? इनके टैक्सों से। कमाल है, $1.2 बिलियन इनको दे दें। हाँ, बड़ा इजी है ना देना, क्योंकि वो जेब में पड़े हैं सारों के। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये अच्छा, एलिस लेगॉ जो हैं कैनेडियन डायरेक्टर एट वन कैंपेन है, वो कहती हैं कि ये डूएबल है, हम ये जो हैं बीमारियों को हम रोक सकते हैं। मतलब है सारी दुनिया दे गमा दा ठेका जड़ा कनेडा ने चखे आया है जी। तो वो कहती हैं जी ये डूएबल है, इन बीमारियों से हम जान छुड़ा सकते हैं, इनको दुनिया से खत्म कर सकते हैं, लेकिन ट्रूडो साहब को कमिट करना पड़ेगा इतने पैसे जो एवरी 3 इयर्स में जब ये लोग मिलते हैं, ऐसे ये जो होती है इनकी ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB एंड मलेरिया न्यूयॉर्क में, तो वो तब जो है ये इतना जो है वो प्लेज किया करें। तो all the other countries going to pledge that? हाँ, तो वो कह रहे हैं जी कि ऑलरेडी बहुत से कंट्रीज जो हैं, जैसे जापान है, USA है, जर्मनी है, तो पायन जापान, USA और जर्मनी के जरा GDPs भी तो आप देखो ना किधर के किधर हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है ये करना शुरू जो है अपनी कोशिश अपनी तरफ से शुरू कर दी है। तो कनाडा को भी इसमें शामिल होने की जरूरत है। भाई आप USA के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? जर्मनी जो है वो तो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ कैसे करेंगे? जापान ऑल्सो इज एक्सट्रीमली रिच कंट्री, but maybe they are paying more. they are paying more. तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट कनाडा को इतना जरूर करना चाहिए। तो वो उन्होंने अगर अपने बढ़ा लिए हैं फंड्स, तो कनाडा भी बढ़ाए। ठीक है, ਹੁਣ देखो जी, फिर और बदबख्तियां अगर ये हो गया तो फिर और टैक्स दो जी, और टैक्स दो, तो पायन फिर साड़ी रोटी कौन चलाएगा? दसो तुसी अगर सारा कुछ असी टैक्स दे विच ही दे देता। अच्छा जी, आज का जो है कटा जो खुला है बड़ा ही खतरे में नाक है। आपको पता ही है कि मेजर जनरल डैनी फोर्टीन जो हैं उनके बारे में, वो जो हालांकि उनको हायर किया था खास तौर पे ट्रूडो साहब ने, कि ये सारा जो कोविड-19 का जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो इनकी वैसे अदरवाइज बड़ी स्टेलर रेप्यूटेशन थी, बड़े यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बड़े अच्छे थे, तो इनको हेड बनाया था कि सारे कनाडा के अंदर आपने हाँ, ही डिड अ फिनोमिनल जॉब कि ये आप जो है ये सारे वैक्सीन्स को सारे प्रोविंसेस में उधर पहुंचाना, देखना कि चीज़ें जो है वक्त पे पहुंचे और वैक्सीनेशन शुरू हुए, उसका हेड बनाया था। लेकिन अब फिर इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस आ गए थे तो इनको हटा दिया था फिर उसमें से। I think there is only one case. हाँ, तो अभी एक लड़की आज जो है, आज वो सामने आई है और आज आके उसने सारी डिटेल्स दी हैं और बहुत ही डैमिंग डिटेल्स हैं वो ये जाहिर है कि हम यहाँ पे रेडियो के ऊपर जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है वो आई है और उसकी जो है आइडेंटिटी जो है वो भी छुपाई गई है क्योंकि वो विक्टिम को बताना नहीं चाहते। अच्छा, ये जो सारा वाकया हुआ था ये बिटवीन जनवरी 1 to April 13, 1988 में था, जब ये दोनों जो थे स्टूडेंट थे RMC के अंदर और ये उधर पढ़ रहे थे मिलिट्री कॉलेज के अंदर। और वहाँ पर ये कहती हैं कि ये मुझे एक दफ़ा पता चला कि मेरे कमरे में आ गए और मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से मैं सो रही थी उसके अंदर, तो मैं उठ गई और मैंने इनको हाथ दिखाया कि भाई स्टॉप, लेकिन इनको समझ नहीं आई, तो फिर मैंने इनको पुश किया, तो फिर जो है ये बहरहाल पीछे हो गए और ये चले गए वहां से। तो ये आज जो है ये सारी बातें सामने आई हैं और अब क्योंकि ये तो अब लड़ रहे थे ना कि भाई मुझे रीइंस्टेट किया जाए, कि ये सारी जो है इन्होंने आज भी नॉट गिल्टी प्लीड किया है फोर्टीन साहब ने। तो अब देखेंगे कि ये 14 साहब की ये जो चल रही है अब ट्रायल, अब ये कहाँ पे पहुँचती है। अच्छा जी, रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने हमारे कनाडा के जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाया है आज, और उनको इसलिए बुलाया है कि वीकेंड पे ये हुआ कि जो रशिया की एम्बेसी है ऑटवा के अंदर, उसके ऊपर कुछ अननोन लोगों ने मोलोटोव कॉकटेल्स जो हैं वो फेंके हैं और फिर नारेबाजियां की हैं। और उन्होंने वो जो
काउंसलर सेक्शन था उसका, एम्बेसी का अहाता जो था उसके अंदर, और कहा है कि जी ये जो तुमने यूक्रेन के अंदर वॉर शुरू की हुई है ये ठीक नहीं है, और इन्होंने जो है वो बहुत सारे इस तरह के रशिया के खिलाफ नारे लगाए। अच्छा, अब जो वैसे भी ऑटवा के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पे जो मेन एक स्ट्रीट है वहां पे लिखा हुआ है फ्री लिबरे यूक्रेन, यानी कि तुम यूक्रेन को लिबरेट करो, और ये है शार्लेट स्ट्रीट के ऊपर इन सैंडी हिल नेबरहुड, और ये दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ द रशियन एम्बेसी। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर आज जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा खेद दिखाई है, और उन्होंने कहा है कि जी आप ये जो हमारी एम्बेसडर हैं वहाँ पे रशिया में, उनको बुला के कहा है कि भाई ये तुम्हारी गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है, ये क्या चल रहा है, हमारी एम्बेसी के ऊपर क्यों अटैक किया गया है। तो ये काफ़ी जो थी आज यानी गर्मा गर्मी रही इस खबर। हाँ, जब ये किसी एम्बेसी का किसी कंट्री के एम्बेसी के साथ या एम्बेसडर या उनके जो लोग काम करते हैं वहाँ पर डिप्लोमेट्स या एम्बेसी स्टाफ, अगर उनके खिलाफ कुछ काम किया जाए तो एनवॉय को जरूर बुलाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। स्टैट्स कनाडा की जनाब आज एक खबर है, और स्टैट्स कनाडा की ये खबर जो है ये तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं। खैर, तो ये कह रहे हैं कि 2041 तक पहुंचते पहुंचते 30 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पे होंगे, और इसमें से सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स होंगे। यानी कि वो कहते हैं जी कि ये जो है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, विच इज द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ जो 19 ईयर्स में बढ़ी है वो कंबाइंड पॉपुलेशन है अल्बर्टा, बीसी, सस्कैचुअन और मैनिटोबा की, जो कि 11 मिलियन है। उतने लोग जो हैं वो आए हैं और भी आएंगे, जिसका कि उन्होंने कहा है कि 50 मिलियन तक लोग जो हैं अब आएंगे। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है जी कि ये या तो फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट्स होंगे। जैसे कि अभी का जो सेंसस हुआ था लेटेस्ट, उसने भी यही चीज शो की थी, और उसने कहा था कि जैसे जैसे ये एजिंग पॉपुलेशन आती जा रही है और इमिग्रेशन हमने जो बेतहाशा खोली हुई है, तो ये सारा कंट्री जो है इनफैक्ट विल बी टेकन ओवर बाय इमिग्रेंट्स, जो है वो ले लिया जाएगा। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो इमिग्रेशन हमारी जो की जो पॉलिसी है उसकी वजह से जो अब आपकी इधर की जो नेचुरल जो थी, जो कि यानी कि यहाँ पे नेटिव्स थे यहाँ के, यानी नेटिव्स से हमारा मतलब गोरे हैं, जो कि गोरे कनेडियंस थे यहाँ पे, उनकी पॉपुलेशन कम होते होते और इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, और इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन 54% से ऊपर चली जाएगी। दैट इज विजिबल माइनॉरिटी, विजिबल माइनॉरिटी। ठीक है जी, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये तो अब फिर देख लें, खतरे की कैंटी है। तो but the funny part is that they cannot do anything about it. Yeah, बिल्कुल। They need more immigrants. They need more immigrants, हाँ जी बिल्कुल। तो वो ये जनाब इन्होंने आज ये रिपोर्ट निकाली है स्टैट्स कनाडा ने, और वो कह रहे हैं जी कि अभी तक जो हैं बहुत सारे, कोई तकरीबन 13 मिलियन लोग जो हैं आ चुके हैं, और भी इसी तरह आते रहेंगे, और इस तरह से ये इमिग्रेशन जो हमने खोली हुई है जिस तरह से खुले तरीके से, तो ये इमिग्रेंट्स का ही ये कंट्री बन जाएगा। अच्छा जी, एक सुझाव आया है टोरंटो की तरफ से, और वो सुझाव ये आया है कि अब इस दफ़ा जो विंटर आएगी उसके अंदर, चूंकि हमारे पास, क्योंकि इनके पास जो है वो वही जो इनका रोना है कि जी हमारे पास लेबर का शॉर्टेज है, तो जी वो जो ट्रक चलाने वाले हैं जो कि स्नो मूव करते हैं, स्नो मूविंग ट्रक्स जो हैं वो चूंकि वो नहीं होंगे, तो अब सीमेंट ट्रक्स जो हैं ये रोड्स के ऊपर आएंगे। अच्छा, इसके ऊपर अब जो जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर सेफ स्ट्रीट्स के जो एडवोकेट्स हैं वो कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से ऑलरेडी जब अच्छा वेदर होता है, जब समर का मौसम होता है, तो ये ट्रैक्टर्स जो हैं क्योंकि अपने साइज की वजह से ये देख नहीं सकते हैं कि इनके आगे कौन है। जैसे कि वो एक औरत थी अभी 2021 में ही, जो कि अपनी बेचारी व्हील चेयर पे थी, तो 60s में थी, उसको मार के ये चले गए थे। तो वो कहते हैं जी कि ये विंटर में तो और भी वेदर जो होता है वो खराब होता है, विंड्स चल रही होती हैं, डार्क होता है, तो इनको क्या नजर आएगा कि आगे इनके क्या है। तो इसमें बहुत सारी डेथ्स होने वाली हैं, तो इनको रोड्स पे ना लाओ। अच्छा, इसके अलावा जो सिटी काउंसलर जॉश मेटलो हैं वो भी कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया, क्योंकि ये अदरवाइज भी बहुत डेंजरस हैं, और ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होएगा हमारी तरफ से जो एक्ट है कि हम बजाय इसके कि स्नो मूविंग व्हीकल्स के हम सीमेंट ट्रैक्टर्स जो हैं वो लेकर आ जाए। सिटी के 33 ये लेकर वो आ रहे हैं। मगर सिटी के पास hundreds and thousands of these trucks are available. तो उन्होंने कहा किसी तरह तो यूज करना है उसको। हाँ। तो चंदा जी आपने खरीदे क्यों थे ये?
है ही तो गल है ना, वो चीज़ें खरीद लेते हैं ना इन द हीट ऑफ थिंग्स। हमारे जान टारी साहब उसके बाद फिर रोते रहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। स्ट्रीटें खोली, फिर उनको बंद किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन स्ट्रीट्स के ऊपर लगाए, फिर उनको कहा नहीं नहीं ये तो फिजिबल नहीं है। ये जो है वहाँ खड़े हुए ट्रक्स उनको यूज करने के लिए उनका सोच अच्छी थी। सोच क्या थी कि थॉट ऑफ इट इज के जब ये ट्रक्स इतने थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स आर अवेलेबल देयर, सो इनको स्नो रिमूविंग के लिए यूज कर लिया जाए, बिकॉज़ दे आर पावरफुल ट्रक्स। तो अब उसके बाद ये हुआ कि भाई इतने बड़े ट्रक है, जैसे आपने कहा, नजर नहीं आता उनको ड्राइवर्स को कि आगे क्या चीज है और क्या नहीं है। तो उसमें वो कहते हैं जी साइकिलिस्ट उसके नीचे आ सकते हैं, जो लोग चल रहे हैं उनके नीचे आ सकते हैं। तो फिर पाया नहीं तो फिर पहले सोचना सी ना। अच्छा जनाब, CNN की आज एक न्यूज़ थी और CNN की ये न्यूज़ ने आज बड़ा गुस्से का, ज़ाहिर है CNN तो गुस्सा ही चाइना के ऊपर दिखाएगा ना, प्यार तो दिखा नहीं सकते वो। तो उसने CNN ने आज बड़ा गुस्सा दिखाया है चाइना को। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स आई हैं और उस पिक्चर्स में देखा जा रहा है कि एक ट्रक जो है वो एक बस जो है वो रात के वक्त जो है वो ट्रैवल कर रही है, क्योंकि उन लोगों को अपेरेंटली कोविड हो गया था। और आपको पता है चाइना की जो है जीरो पॉलिसी है कोविड के लिए। तो वो कोविड के वो उनको सारे लोगों को लेके एक माउंटेनस एरिया में से गुजरता हुआ जा रहा है और फिर वो रात के अंधेरे में वो डिच में गिरा है और लोग उसमें डेथ हो गई है उनकी। तो इसके ऊपर जो है आज बड़ा रिएक्शन आया है। उस बस के अंदर 47 लोग थे और जब इनको क्वारंटीन फैसिलिटी पे लेके जा रहे थे तो उसमें से ये जब गिरा है तो 27 लोगों की डेथ हो गई है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि चाइना की जो ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस है, जो मिनिस्ट्री है, वो फॉरबिड करती है, वो स्टॉप करती है इन लोगों को रात के वक्त ट्रैवल करना, स्पेशली बिटवीन 2 AM टू 5 AM। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि जो ड्राइवर है रात को ड्राइव कर रहा है और उसने वो हैजमेट का पूरा वो अपना सेट पहना हुआ है और सिर्फ उसकी आंखें जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो वो लोगों ने कहा कि भाई ये जीरो पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन ये रात को क्यों सफर कर रहा था और ये कैसे आके नीचे डिच के अंदर गिरा है। हालांकि और वहां पे खतरा यह भी था कि नीचे आबादी भी थी, तो अगर दिन का वक्त होता और बच्चे या लोग होते और वो बस इतनी बड़ी गिरती तो उनका भी नुकसान हो सकता था। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी ये रात को इसने क्यों सफर किया और ऐसे क्यों है, तो इसके ऊपर बहरहाल काफी वहां पे रिएक्शन है। यही इंटरनेशनल मीडिया में, चाइना में तो बेचारे बोल नहीं सकते लोग। ठीक है जी। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ है जी। और अब ये जो वेदर है जिसने हैवक क्रिएट किया है पहले पाकिस्तान में, ये अब हौले हौले दूसरे मुल्कों में भी जा रहा है। आज एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जो साउथ वेस्टर्न जापान है वहां पे भी एक स्टॉर्म आया है, टाइफून ननमाडोल, और उसने काफ़ी तबाही मचाई है, दरख्त गिरा दिए हैं, बेशुमार जो हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं उनके पास पावर नहीं है। और इसकी जो विंड्स थी, इनकी स्पीड थी 108 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड थी इनकी। और इसने जो है लोगों की छतें उड़ाई हैं घरों की, और वो जो उनकी जो डिशें लगाई होती हैं ना वो छत पे, वो उड़ाई हैं और बेतहाशा वहां पे फ्लडिंग कर दी है। तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ लोग, नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे उन्होंने जाके जो आसपास के जो जिम्नेजियम्स थे और फैसिलिटीज थी, क्योंकि इनके जरा लो होते हैं घर जो हैं तो पानी घरों में घुस आया था, तो उनके अंदर जाके रात को ये रहे हैं। इसके अंदर तकरीबन 60 के करीब लोग जो हैं उनकी वो जख्मी हुए हैं। और इतना ये कहते हैं जी कि पावरफुल था कि अगर आप टोक्यो में खासतौर पे जाए ना तो वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो वो बिल बोर्ड्स उड़ते हुए जा रहे थे। तो इतना ज्यादा ये नुकसान इसने किया है। और कंस्ट्रक्शन क्रेन बहुत सारी जगहों पे, एक दो जगहों पे कंस्ट्रक्शन क्रेन्स तक गिर गई हैं, इतनी पावरफुल विंड्स थी। तो काफी ये जो है इसने वहां पे नुकसान किया है। अच्छा, इसी तरह और मुझे कहीं नहीं नजर आई, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर तो आज टॉप के ऊपर जो न्यूज़ थी ना, वो टॉप के ऊपर न्यूज़ थी हरिकेन फियोना की, जो कि पोर्टोरिको में आया है। तो उसकी आज इन्होंने जिक्र किया हुआ था कि डोमिनिक रिपब्लिक में भी बेतहाशा ये हरिकेन आया है, तबाही इसने मचा दी है और बेतहा डैमेज इसमें हुआ है। और वो कहते हैं जी कि जो नेशनल वेदर सर्विस ऑफिस है उसकी वेबसाइट के ऊपर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा हुआ है कि मूव टू हायर ग्राउंड्स इमीडिएटली। तो इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि 22 इंचेस ऑफ रेन अभी तक हो चुकी है, कुछ एरियाज में 15 इंचेस हुई है, लेकिन अब और भी 4 to 8 इंचेस रेन अभी और भी आएगी। और काफ़ी यहाँ पे भी जो है छतें वतें उड़ गई हैं, दरख्त गिरे हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत सारी डैमेज हुई हैं, और जो है फ्लड्स का यहाँ पे भी समा हो सकता है। तो काफ़ी यहाँ पे भी उसकी वजह से नुकसान हुआ है। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक
ताइवान के अंदर आज अर्थक्वेक आई थी और ताइवान का जो नेशनल सिस्टम था उसने तो 6.8% इसको रेक्टर स्केल के ऊपर किया था, लेकिन जो यूएस का है सिस्टम उसने कहा है कि नहीं जी ये और भी ज़्यादा जो था वो 7 यूएस जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसने कहा 7.2 रेक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड था। तो यहाँ पे ताइवान में भी काफ़ी जो है तबाही मची है। अभी तक डेथ्स जो हैं उसकी तो एक ही की खबर आई है, लेकिन ये देखें अगर जो हमारा टीवी देख रहे हैं किस तरह घर वर गिरे हुए हैं। 146 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, कुछ लोग जो हैं बिल्डिंग्स के अंदर हो गए थे, फंस गए थे, उनको फिर रेस्क्यू वहां से किया। ताइवान रेलवेज जो है उसने कहा जी हमारी 6 कैरेजेस जो हैं वो उड़ती हुई गई डोंगली स्टेशन से और प्लेटफॉर्म के जो कैनपीज थे वो कंप्लीटली जो हैं वो क्लैप्स कर गए हैं। तो अब कल जो हैं और ज़्यादा इसके अंदर खबरें आएंगी तो पता चलेगा कि जी और कितनी ज़्यादा यहाँ पे भी तबाही हुई है। तो बहरहाल यहाँ पे रेस्क्यू का काम जो है यहाँ पे भी चल रहा है। एंड जनाब क्वीन एलिजाबेथ II इनका जो आज तक शी वाज लाइंग इन स्टेट, तो आज इनका फ्यूनरल था और सारी दुनिया से जो है हेड्स ऑफ द स्टेट आए हुए थे यहाँ पे और क्वीन का आके इन्होंने किया है यहाँ पे जी। हम थोड़ी सी आपको डिटेल्स दे दें। तकरीबन 2000 डिग्नेटरीज और गेस्ट जो थे वेस्टमिनिस्टर एबी में फ्यूनरल के लिए आए हुए थे। 800 गेस्ट जो थे वो कमिटल सर्विस के ऊपर थे एट सेंट जॉर्ज चैपल इन विंसर कैसल। 5949 मिलिट्री पर्सनल जो थे उनको लगाया गया था कि ये सारा जो ये चल के लाना है इनको बेलमोरल एस्टेट से यहाँ पे, उसके ऊपर 1650 मिलिट्री पर्सनल जो थे वो कॉफिन के साथ चल रहे थे और 1000 जो थे वो लाइंड अप थे स्ट्रीट्स के ऊपर ताकि लोग जो हैं वो फेंसेस तोड़ के ना आ जाएं। 142 रॉयल नेवी के लोग जो थे वो गन कैरेज को कैरी कर रहे थे कॉफिन के साथ और 10,000 पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो इधर लगे हुए थे जिन्होंने के सरपास किया है जो लंदन के 2012 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी, यानी कि उसमें भी कोई तकरीबन 9,800 कुछ थे, तो ये 10,000। 262 ईयर्स के बाद जी ये एक का फ्यूनरल हुआ है वेस्टमिनिस्टर एबी में। जो लास्ट फ्यूनरल देखा गया था इंग्लैंड के अंदर वो 1760 में किंग जॉर्ज II के फ्यूनरल के ऊपर देखा गया था। इसके अलावा 36 किलोमीटर्स की लंबी इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे सेंट्रल लंदन से लेके आगे तक। 1 मिलियन लोग तो लंदन और उसके आसपास के जो इलाके और जो हैं उससे आए हुए थे देखने के लिए ये फ्यूनरल। 250 एक्स्ट्रा रेल्स जो थी वो रन की गई थी, आज सर्विस में थी ताकि लोगों को लाया जा सके लंदन में और फिर बाहर लेके जाया जा सके। 8 किलोमीटर्स की लाइनें थी लोगों की, जो लाइनों में लोग खड़े हुए थे फ्रॉम हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनसे, फ्रॉम रिवर टेम्स टू साउथ वर्क पार्क जो है। 125 मूवी थिएटर्स जो थे उन्होंने आज अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो थी वो खोली हुई थी ये फ्यूनरल दिखाने के लिए। और इसके अलावा वो जो कॉफिन आ रहा था उस कॉफिन के ऊपर जो ताज था इनका क्वीन का, उसके ऊपर जो है लोगों की भी नजर थी। अगर आप देख सकते हैं हमारा टीवी तो आपको नजर आएगा मलका का ताज। इसके अंदर जो है 2868 डायमंड्स हैं, 17 सैफायर्स हैं, 11 एमरल्ड्स हैं, 269 पर्ल्स हैं, 4 रूबीज हैं और ये भी उस कॉफिन के ऊपर था जो कि इसको लाया गया है। और वेस्टमिनिस्टर एबी में फिर जिस वक्त ये आया तो 2 मिनट्स की यहाँ पे साइलेंस जो थी वो की गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो लोगों ने बहुत चीज़ एक मेन इसमें नोट की है जब ये फ्यूनरल आ रहा था कि प्रिंस हैरी और प्रिंस एंड्रयू सिर्फ जो थे वो, ये देख रहे हैं जो हमारा टीवी वो देख सकते हैं कि सिर्फ वो मिलिट्री के ड्रेस में नहीं थे और सब लोग थे और उन्होंने मेडल्स लगाए हुए थे, मेडल्स लगाए थे, लेकिन उनको डिप्राइव किया गया है कि आपने क्वीन को सल्यूट भी नहीं करना है। बाकी के रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उन्होंने सल्यूट किया, इनको मना किया गया था कि आपने ना तो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनना है और ना ही आपने सल्यूट करना है। तो देखा जा रहा है उनके दोनों के चेहरे जो हैं काफ़ी वो जो हैं उदास हैं और हार्ट ब्रोकन है, वो देखे जा सकते हैं क्योंकि बाकी सारी फैमिली जो थी, रॉयल फैमिली जो थी मिलिट्री वो उसमें थी ड्रेस में और उसके साथ मिलिट्री पर्सनल भी खड़े हुए थे और इन दोनों को देखा गया कि बस अपने साइड पे इन्होंने
हाथ किए हुए थे और डार्क जो है ब्लैक कोट्स पहने हुए थे और बहुत ही सॉम्बर वहाँ पे एटीट्यूड था। और अब कहा जा रहा है कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो ये जो ड्यूक्स हैं उनका जो रोल है टू ऑफिशियली स्टैंड इन टू किंग वो भी वो रोल काट रहे हैं। और इसके अलावा वो बहुत सारे लॉज जो हैं वो भी अमेंड करने लगे हैं कि यानी कि सिर्फ जो रॉयल फैमिली के बंदे हैं अगर वो नहीं रहते या उनको बीमार हो जाते हैं तो कौन जो है अपनी ये जो है रॉयल जिम्मेदारियां निभाएगा। तो प्रिंस हैरी और एंड्रयू जो हैं उसके अंदर नहीं हो सकते। और हालत यहां तक कि इनकी जो बेटी है बीट्रिक्स वो तक भी किसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकती। तो अब ये लॉज जो है आने वाले दिनों में और पता चलेगा कि किंग चार्ल्स जो हैं वो 3 वो क्या चेंज करने वाले हैं। अच्छा जनाब, अरब न्यूज़ ने आज एक न्यूज़ कवर की है और अरब न्यूज़ के मुताबिक जिस दिन से इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ है अगस्त 28 से, उस दिन से जो स्पेशली लंदन में तो थोड़े बहुते हैं लेकिन लेसेस्टरशायर जो है उसके अंदर बेतहाशा हिंदूज और मुस्लिम्स के अंदर वायलेंट अब तो क्लैशेस होने लगे हैं, छुरियों से और सोटियों से एक दूसरे को ये मारने लगे हैं। तो इंग्लैंड की पुलिस जो है वो बेतहाशा जो है इसके लिए परेशान है। एवरी नाउ एंड देन उनको सीरियस डिसऑर्डर के वो न्यूज़ मिलती है, वो वहाँ पे भागते हुए जाते हैं एंड दे फाइंड कि सिर्फ मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। एक जो वीडियो यहाँ पे शो कर रही है वो दिखा रही है कि जी हिंदूज जो कुछ पास कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं जो कि अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जी ये काफ़ी पीस जो है यहाँ का ख़राब किया जा रहा है। और यहाँ पे जो एल्डर्स हैं एरिया के, उनसे जब मीडिया ने पूछा उन्होंने कहा जी हम तो डेकेड से, इंडिया से भी आए थे लोग और पाकिस्तान से भी आए थे, तो कोई पिछले 30-40 साल से इकट्ठे हम लोग रह रहे हैं एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और हमारे तो ये नेवर हैड दिस प्रॉब्लम। सिर्फ ये सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर जो है हेट्रेड आ रही है, उसकी वजह से ये यंगस्टर्स जो है वो लड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ के एल्डर्स ने इनको बच्चों को कहा है कि भाई आप लड़ो ना आपस में। तो बहुत ज़्यादा बहरहाल जी वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर वायलेंस चल रही है। आज की जो एक और बहुत बड़ी खबर थी, आपको पता ही है कि यूएस बहुत अरसे से तालिबान के साथ बात कर रहा था कि जो तालिबान के पास जो यूएस जो बंदे जो उन्होंने पकड़े हुए हैं, जो पकड़ के अपने पास कैप्चर करके अमेरिकन रखे हुए हैं, उनको छोड़ें। अच्छा, आज उस सिलसिले का पहला स्टेप जो है वो लिया गया है और एक एक बंदा जो है तालिबान ने और यूएस ने वो स्वैप किया है। अच्छा, इसकी जो इत्ला है वो जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीन खान मुत्तकी हैं उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो यूएस नेवी वेटरन था जो कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अपेरेंटली आया था, लेकिन उसके ऊपर फिर हेरोइन की स्मगलिंग के चार्जेस लगा दिए गए थे। उसका नाम था मार्क फ्रेडरिक्स। उसको जो है किडनैप किया गया था 2020 में, तो उसको अब छोड़ा गया है इन एक्सचेंज फॉर बाशिर नूरानी जो कि वॉर लॉर्ड है। और वैसे तो उसका कोई मेन रोल था नहीं तालिबान के अंदर, लेकिन वो बहुत इनको हेल्प करता था, जैसे इनके लिए वेपन सिक्योर करता था और इनकी हेल्प की थी इसने 1990s में जब ये तालिबान इमर्ज किए थे, तो उसमें इन्होंने काफ़ी उसकी हेल्प की थी। तो उसके लिए तो ये वॉर लॉर्ड के लिए मार्क फ्रेडरिक्स, तो इसका जिक्र जो है आज बाइडन साहब ने जो है वो भी किया। उन्होंने कहा कि फाइनली ही इज़ कमिंग home and our diplomacy is working। लेकिन अभी भी दोनों साइडों पे बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं वो हैं। और अब देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स में कौन कौन हौले हौले इनके एक दूसरे के मुल्क से जो है वो स्वैप होकर एक्सचेंज करेंगे, ये जो हैं प्रिजनर्स करेंगे। तो ये इसकी इतला जो है बाइडन साहब ने भी दी है और अमीर खान मुत्तकी साहब जो हैं उन्होंने भी दी है। अच्छा जनाब, बाइडन साहब ने वीकेंड पे संडे को CBS पे एक जो अमेरिकन ब्रॉडकास्ट है CBS, उसके ऊपर एक इंटरव्यू दिया है। तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा कि जी आपने क्या बातें कही थी जो है जब से ये यूक्रेन की लड़ाई और ये सारा कुछ शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरी तो चाइना से, यानी कि वो कहते हैं जी मेरी तो चाइना से बहुत ही पहले से ही मेरी वो बातचीत चल रही है। जिस वक्त ये बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे, विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे फरवरी में, और उस वक्त ये पुतिन साहब वहाँ पे गए थे चाइना में अटेंड करने के लिए विंटर ओलंपिक्स, तो मैंने उसी वक्त शी साहब को फोन किया था और मैंने कहा था कि हमने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं और अगर आपने इसको वायलेट किया तो ये एक जाइगेंटिक मिस्टेक होएगी आपकी, तो ये आप ऐसे ना करें, हम आपको कोई थ्रेट नहीं कर रहे। वो कहते जी आपने फिर थ्रेट किया उनको? उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनको थ्रेट नहीं किया, मैंने उनको वार्न किया कि आप अगर ये वेस्टर्न सैंक्शंस इग्नोर करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि चाइना की जितनी ट्रेड भी यूरोपियन यूनियन के साथ है फिर उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो आप बहुत सोच समझ के। तो वो कहते हैं जी फिर क्या हुआ? वो कहते हैं जी अभी तक तो हमें लग रहा है कि चाइना चूंकि ट्रेड के लिए हमारे ऊपर, वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करता है, तो अभी तक उसने कोई ऐसा
काम किया नहीं है कि जो उसकी इकोनॉमी को जेपटाइज करेगा। उसने कोई पुतिन साहब को आउट ऑफ द वे जाके कोई फायदे नहीं दिए हैं, तो वो तो इसलिए जो है हम मुझे लगता है कि मेरी बात शायद उनको समझ में आई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आपका पुतिन के साहब के लिए क्या पैगाम है। उन्होंने कहा जी मैं पुतिन साहब को बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, डोंट 3 दफा उन्होंने कहा, यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर या के केमिकल वेपन्स इन यूक्रेन, और अगर तुमने किए तो तुम्हारे ऊपर भी बहुत उसके जो हैं वो खराब कॉन्सिक्वेंसेस तुम फेस करोगे। तो ये उनका बड़ा जो है वो एक मेजर इंटरव्यू समझा जा रहा है जो कि संडे को आया था, और लोग इसको अब काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक बड़ी मेजर रिपोर्ट आई है। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें आती हैं कि जी रशिया जो है बड़ा ख़राब कंट्री है, या कि ये कंट्री बेलारूस बड़ा ख़राब कंट्री है, और ये जो हैं ये कर रहे हैं, और पता ऐसे लगता है कि जैसे रशियन ही या कि बेलारूस के ही लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं और वो अपनी गवर्नमेंट्स को कंडेम कर रहे हैं। असल में सोशल मीडिया के ऊपर ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, इसके बारे में कुछ विसल ब्लोअर्स ने कहा था कि ये शायद पेंटागन के अपने लोग हैं, जो कि अलेजली उन्होंने कहा था कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका अब नोटिस लेते हुए पेंटागन ने ऑर्डर दिया है एक ऑडिट। उसने कहा है कि स्वीपिंग ऑडिट होएगा इसका, और हमें पता चलना चाहिए कि ये जितने मेजर सोशल मीडिया पोर्टल्स और कंपनीज जो हमें कह रही हैं कि बेशुमार ये फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, और ये जो है ये दीज आर बीइंग रन बाय अलेजली यूएस मिलिट्री, क्योंकि ये इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके रूल्स को वायलेट करते हैं। कॉलिन कार्ल जो हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग, उन्होंने आज कहा है जी कि हमने मिलिट्री कमांड्स जो हैं उनको कहा है कि ये कैसे हम जो हमारे पे इल्ज़ाम है कि हम साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस ऑनलाइन करते हैं उसकी फुल अकाउंटिंग होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट मंथ व्हाइट हाउस की एक मीटिंग बैठने वाली है, उसके अंदर फेडरल एजेंसीज जो हैं वो ये सब बताएंगी कि डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो कैसे क्या मैनिपुलेट इन चीज़ों को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ट्विटर फेसबुक ने कहा था कि कोई तकरीबन पकड़े थे इन्होंने, बल्कि 150 बोगस अकाउंट्स इन्होंने पकड़े थे, और वो कह रहे थे जी कि ये इस तरह का जो है वो हार्मनी जो है वो पैदा कर रहे हैं। और इसके अंदर जो रिसर्चर्स थे, ग्राफिका और स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी, उन सबको कहा था कि यह फाइंड आउट करो, तो उनकी ये फाइंडिंग्स थी। तो यूएस सेंट्रल कमांड जो है उसको कहा गया था कि इसको स्क्रूटनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए पेंटागन ने आज कहा है कि जी ये सारे का सारा नैरेटिव जो कि ये कहते हैं अलेजली हम फेक कर रहे हैं, तो ये कौन से अकाउंट्स हैं, कौन है, कहाँ के लोग हैं, इनका ताल्लुक है भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या हमारी एजेंसीज के, फेडरल एजेंसीज के साथ के नहीं, तो उसके ऊपर आज एक इन्होंने ऑर्डर दिया है। तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या आएगा। हंगरी आपको पता ही है जी कि बड़े अरसे से यूरोपियन यूनियन से लड़ रहा था कि मैं रूबल्स में पेमेंट भी रशिया को करने को तैयार हूँ, और मैं अपनी गैस भी नहीं रोकूंगा क्योंकि विंटर आ रहा है, मैं तो मर जाऊंगा मेरा कंट्री यानी कि, तो मैं नहीं करूंगा। तो अब उसका बदला कैसे लिया इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने? अब ये अल्लाह ही जानता है कि ये सच है कि नहीं है। बहरहाल यूरोपियन यूनियन के जो बजट कमिश्नर हैं जॉन्स हान, उन्होंने कहा है जी कि हमको पता चला है कि हंगरी जो है, और खास तौर पे इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन जो है, बेतहाशा करप्शन के अंदर ये इन्वॉल्व हैं। और हाँ जी, और ये अंडर कटिंग रूल्स जो हैं हमारे यूरोपियन यूनियन के, उसको ये फॉलो नहीं कर रहे, और अपने क्रोनीज को ये यूरोपियन यूनियन का पैसा दे दे के एनरिच करते जा रहे हैं। हालांकि ये जो है इनको हमने कहा था कि आप जो है अपने पैसे के जो भी आपके हम जो शेयर करते हैं 27 नेशन का जो ब्लॉक है उसको आपने ट्रांसपेरेंट रखना है। लेकिन हमें पता चला है कि ऑर्बन साहब ने कोर्ट्स की रूलिंग सबड्यू की हैं, मीडिया को दबाया है, एनजीओज को दबाया है, एकेडेमिशिया यानी कि जो स्कॉलर्स हैं उनको दबाया है, और बिला वजह के जो माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर राइट्स की रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, एलजीबीटीक्यू और विमेन जो राइट्स हैं उनको दबाने की कोशिश की है, और इनमें से किसी चीज को सेफ गार्ड नहीं किया। एज अ रिजल्ट हम इनकी जो फंडिंग है एट द ट्यून ऑफ 7.51 बिलियन यूएस डॉलर्स वो कट कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, हम नहीं देंगे इनको। तो बस जी पायन ये पहली छुरी तो उन्होंने मार दी है। हमारी बात मानो बढ़ना, हाँ, माई वे और हाईवे है ना, ऐसे है। तो जी बस वो कहते हैं जी कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इनका ये पैसा जो है। अब आप खुद सोचेंगे एक मुल्क को 7.5 बिलियन डॉलर नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएगा बेचारा।
तो छोटा सा मुल्क है वैसे भी, हंगरी गैस लेगा तो मर जाएगा, गैस ना ले तो मरेगा। हाँ जी, तो बस वो ये चक्कर है। अच्छा जनाब, आज इंडिया के अंदर स्क्रोल एक जो है ऑनलाइन मीडिया हाउस उनका है, बड़ा रिस्पेक्टेबल, और अभी तक जो सच लिखता है उनमें से, जैसे द वायर है, द प्रिंट है, उसी तरह का स्क्रोल भी है। स्क्रोल से हम कम खबरें लेते हैं, अब लिया करेंगे वहाँ से भी खबरें। तो स्क्रोल के ऊपर आज ये खबर थी कि ये जो लीडर है इनके, हिंदू लीडर याति नरसिंहानंद, इनकी हमने बहुत सारे इससे पहले भी आपको खबरें जो है वो बताई थी। स्क्रोल के मुताबिक इनको यूपी पुलिस ने जो है वो बुक किया है, क्योंकि इन्होंने वीकेंड के ऊपर एक चल रहा था, इवेंट चल रहा था एक जगह के ऊपर, और उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं और खास तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, इसको तो बम से उड़ा देना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि बहुत ही इन्होंने खतरनाक बातें की, तो उसके ऊपर जो है फिर इनकी शिकायत की गई यूपी पुलिस को और कहा गया कि भाई ये तो बड़ी ही डिस्कॉर्ड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ है, और वो कहते हैं ना सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की जरूरत है, बल्कि ये अपने जो है हमको चाइना वाली पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत है। इन तमाम मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में डालना चाहिए, जहां पे कि ये नाउज़-बिल्लाह कुरान को इन्होंने वायरस कहा कि ताकि इस वायरस को इनके दिमाग से निकाला जा सके। तो इस तरह की इन्होंने जो इतनी खतरनाक बातें की, तो उसके ऊपर लोगों का वहां पे यूपी में बड़ा रिएक्शन हुआ, तो उसकी वजह से अब इनको पकड़ा गया। तो अब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हाँ जी हाँ, मैं चूंकि सच बोलता हूं तो अब लीगल केसेस मेरे ऊपर ले आएंगे, कोर्ट के रूलिंग्स ले आएंगे, मुझे पकड़ेंगे। बहरहाल जी फिर इनको पकड़ के तो लेके जाना ही था जब इन्होंने इतनी गंदी बातें कही थी, ऐसे था। द वायर की आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और द वायर की ये जो स्टोरी है, दिस इज रिटन बाय बद्री रायना, और इसकी जो हेडलाइन है, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बोला। उन्होंने कहा इट्स नॉट पॉलिटिक्स एनीमोर, इट्स द मार्केट प्लेस स्टूपिड, ऐसे करके उनकी हेडलाइन है। अच्छा जी, इसमें है क्या? इसमें है ये जी कि जनवरी 22 को इस साल में कांग्रेस के जो गोवा के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कांग्रेस के टिकट के ऊपर लड़े थे, और उन्होंने फिर एक ओथ लिया था कि आखिरी दम तक हम कांग्रेस के रहेंगे, वफादार रहेंगे। अब क्या हुआ है जी कि 11 में से जो 8 कांग्रेस के मेंबर्स हैं, उन्होंने जाके जी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, और वो ऐसी रिडिकुलस बातें कर रहे हैं। बद्री राणा साहब कहते हैं, जैसे कि दिगंबर गमात, वो कह रहे हैं जी कि मुझे खुदा ने खुद अपना मुंडी हिला के मुझे कहा है कि हाँ तुम स्विच ओवर कर सकते हो, तुम रूलिंग बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रूलिंग बीजेपी जो है वो लॉर्ड राम जो है उनकी कसम खाते हैं कि वो मॉरली जो है बड़े स्ट्रांग हैं और राम के मॉरल्स के ऊपर चलते हैं। तो बद्री राणा साहब का कहना है कि लेकिन राम ने तो ये भी कहा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी कि जान चली जाए लेकिन प्रॉमिस नहीं तोड़ना है आपने। तो राम का ये वाला क्यों नहीं सबक पढ़ रहे हैं ये लोग? तो राणा साहब कहते हैं जी कि वैसे तो लॉर्ड राम जो हैं वो तो किसी सूरत में इनको माफी नहीं देंगे, लेकिन इनकी जो खुद सेल्फ स्टाइल्ड जो मोरालिटी है वो शायद इनको जो है वो दे देगी, माफी दे देगी। तो उन्होंने कहा जी कि अब हमें इसका, उन्होंने राणा साहब ने हल भी दे दिया है। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान में अब ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो, जैसे कि वो आईपीएल के क्रिकेटर्स हैं ना, इंडिपेंडेंट वो प्लेयर्स हैं, वैसे एज अ इंडिपेंडेंट प्लेयर खेलना चाहिए। उसके बाद यहां पे एक सब्जी मंडी लगनी, एक बाजार लगना चाहिए, उस बाजार में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, और फिर उनको जो जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसकी बोली लगा के उसको उठा लेना चाहिए उससे। तो उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अब इस तरह से चलेगी। तो अब जब ये खबर इन्होंने लिखी तो उसी समय ये भी खबर आई कि जी जो पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े, यानी कि कांग्रेस के टिकट पे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के बने थे, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया था कांग्रेस और अपनी लोक पंजाब पार्टी बना ली थी। अब वो उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया बीजेपी में और खुद भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो रायना साहब कहते हैं जी कि ये इधर मंडी लगाओ और अपनी अपनी बोली लगाओ और ऑक्शन करो इनकी पॉलिटिशियंस की, क्योंकि ये तो अब पॉलिटिक्स चल नहीं रही इस मुल्क में, इसमें तो अब खरीदारी चल रही है, तो एक बाजार लगाएं आप फिर पाकिस्तान की तरह। तो ऐसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक ओडिशा में क्या हुआ है कि पिछले 18 डेज में 13 बच्चे जो हैं, स्टेट रन हॉस्पिटल जो है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स उसके अंदर 13 बच्चों की डेथ हुई है। इसके ऊपर जो फैमिलीज एंड वेलफेयर मिनिस्टर NK दास हैं, उन्होंने एक प्रोब बिठाई है, जो यहाँ पे इस
जो हॉस्पिटल था उसके बाहर जो ये कोंजहार के अंदर है उसके बाहर लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अलेज किया है कि डॉक्टर जो थे वो विजिट ही नहीं कर रहे थे न्यू बॉर्न केयर का यूनिट और उसकी वजह से बच्चे जिनकी कॉम्प्लिकेशन थी उनकी डेथ्स हो रही थी। इस वार्ड के अंदर 122 बच्चे जो हैं और उसमें से अब इतनों की पिछले 18 डेज में 13 बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो अब वेलफेयर और फैमिली मिनिस्टर एन के दास ने कहा जी कि ये नेग्लिजेंस है या ये कोई और वजह है, ये क्या वजह है, उसके ऊपर जी इन्होंने अप्रोब बिठाई है तो अब पता चलेगा कि ये क्या होगा। और हिंदुस्तान की आज सबसे बड़ी खबर जो है, जो कि अब पाकिस्तानियों को भी शायद कुछ शर्म करके सीख लेना चाहिए, आज सोनिया गांधी जो कि प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, उन्होंने अब ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट जो है अब कोई भी बन सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो सोनिया गांधी होए या राहुल गांधी होए या कि प्रियंका गांधी होए, वो कोई भी बन सकता है। एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने आज अपना एंडोर्समेंट और सपोर्ट जो है शशि थरूर साहब को साथ जो है वो लगाई है। शशि थरूर साहब आपको पता है इंतहाई काबिल किस्म के इंसान हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, बहुत स्कॉलर हैं ये। और इनके जो अब इलेक्शंस होंगे, पार्टी के इलेक्शंस अक्टूबर 17 में होंगे, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। उसके अलावा भी कुछ लोग होंगे लेकिन ये सबसे स्ट्रांग समझे जाते हैं। ये जो है इनका साउथ का एरिया जो है थिरुवनंतपुरम, वहाँ से ये एमपी हैं और बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ जो है ये बड़े वोकल हैं। बड़े पार्टी के अंदर भी ये कहते थे कि हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी के अंदर रिवाइटलाइजेशन ना आई तो नेक्स्ट इलेक्शंस कांग्रेस नहीं जीत सकेगा। तो एज अ रिजल्ट जो है इनको सोनिया गांधी ने अपनी आज शाबाशी दी और उन्होंने कहा जी कि आप लड़ सकते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अल्लाह करे कि PMLN और PPP वाले भी सुन में ज़रा शर्म कर लें और किसी काबिल आदमी को आने दें, पार्टी हेड बनाएं। अच्छा जनाब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अब US पहुंच गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है न्यूयॉर्क के अंदर हमने आपको बताया UNGA का जो है वो होने वाला है समिट, आज सितंबर 19 से लेके 23 तक चलेगा। तो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ UNGA ये बात करेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है अफ्रीकन यूनियन, EU, US। और इसके अलावा क्लोज डोर लीडर्स गैदरिंग जो होगी COP27 जो कि क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर, उसमें भी करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है अपने काउंटर पार्ट्स जो हैं उससे मुलाकातें करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली और UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनसे भी मिलेंगे और हेड्स ऑफ इंटरनेशनल एंड फिलैंथ्रोपिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे। और इसके अलावा जो रिसेप्शंस दे रहे हैं UN के सेक्रेटरी जनरल और बाइडन साहब, उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए ये जो UNGA की मीटिंग थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बीबी भुट्टो साहब, उन्होंने भी पहुंचना था लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपनी फ़्लाइट जो दुबई से न्यूयॉर्क जानी थी वो मिस कर दी। तो एज अ रिजल्ट जो है वो लेटर ऑन वाशिंगटन पहुंचे, फिर वाशिंगटन से उन्होंने गाड़ी ली, गाड़ी लेके वो न्यूयॉर्क पहुंचे। अब इसमें बेतहाशा कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन इसलिए हुई कि एम्बेसी तो जो है आपको पता है वाशिंगटन में है, क्योंकि वाशिंगटन राजधानी है। तो वाशिंगटन से सारा एम्बेसी का स्टाफ प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर साहब को रिसीव करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनको पता चला जी फॉरेन मिनिस्टर साहब तो आए नहीं है। तो अब जी वहाँ पे उनको रहने के भी अरेंजमेंट्स करने पड़े और वो इंतज़ार इनका करना पड़ा। बहरहाल जी जब ये आए तो गाड़ी से वहाँ से फिर वो टैक्सी पकड़ी, वो पकड़ के फिर वहाँ पे आए। अब जी इनके बारे में बहरहाल पहुँच गए हैं वहाँ पे। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है ये एड्रेस करेंगे वर्ल्ड्स यंग फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जो कि साइड लाइन पे होगी UNGA के, उसके ऊपर कुछ हाई लेवल दूसरी मीटिंग्स जो हैं, बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ करेंगे। एक थिंक टैंक है उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, चेयर करेंगे G77 को, चाइना एनुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, OIC एनुअल कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड मीटिंग ऑफ OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इन सब में ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब पायन से किसी ने अभी तक पूछा नहीं, कोई डिटेल्स दी नहीं गई कि क्यों इन्होंने मिस की अपनी फ़्लाइट और क्यों नहीं ये वक्त पे पहुंच सके। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने आज कहा जी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो टेररिज्म के चार्जेस हैं वो बिल्कुल ड्रॉप किए जाएं। ये इस्लामाबाद पुलिस ने इनके ऊपर लगाए थे जब इन्होंने फीमेल जज ज़ीबा जो थी चौधरी उनके खिलाफ किए थे, और इन्होंने ये कहा था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शहबाज गिल साहब को और जो है फिजिकल रिमांड पे दें। तो उन्होंने कहा था कि ये लॉ का गलत इस्तेमाल है, ये करना नहीं चाहिए और ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगी, जिसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए थे कि इन्होंने मिलिट्री के अंदर और ट्रुप्स के अंदर जो है म्यूटनी जो है वो डालने की कोशिश की है।
आज इनको जो है ये बहरहाल बेल दी गई है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है जी कि अब जो है ये इनको बेल मिल गई है तो बाकी के सारे भी जो टेररिज्म के केसेस हैं वो भी इनके खिलाफ अब ड्रॉप किए जाएंगे। अगर इनके ऊपर हो जाता टेररिज्म के चार्जेस अगर साबित कर दिए जाते तो फिर ये कई साल तक जो है जेल के अंदर रहते और अंडर पाकिस्तान 1997 एंटी टेररिज्म लॉ। अच्छा, अब इसके जवाब में जो पंजाब की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट ने जी जो PMLN के जो 2 मिनिस्टर्स हैं और PTV के बहुत सारे कुछ ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर टेररिज्म के अब चार्जेस लगा दिए हैं। अच्छा, जो PMLN के जो लीडर्स हैं उसके अंदर है फेडरल मिनिस्टर मियां जावेद लतीफ़ साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगजेब और PTV के MD सुहेल खान और कंट्रोलर प्रोग्राम राशिद बेग लगाया है इन्होंने। और इन्होंने कहा है जो ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन है लाहौर में उसके अंदर इनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा है जी ये केस जो थे PTI के जो एक्टिविस्ट हैं इरशादुर रहमान उन्होंने डाले हैं। उन्होंने कहा जी इन्होंने खान साहब को गंदा नाम देने की कोशिश की, इसको नॉन मुस्लिम का, फैसिलिटेटर ऑफ नॉन मुस्लिम का, इस्लाम की उनकी जो सेइंग्स हैं उनको डिस्टॉर्ट किया, मज़हब का कार्ड यूज़ किया और उसको हर तरह से वो नुकसान पहुंचाने की इमरान खान को कोशिश की कि इनको निकाल दिया जाए पॉलिटिक्स में से, लेकिन ये इसमें नाकाम हो चुके हैं और एज अ रिजल्ट इन्होंने झूठी खबरें फैलाई हैं तो इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस अब चलाए जाएं। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम